हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा बिजनेस है या कुछ भी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के क्या फंक्शंस है, वो कौन से ऐसे फंक्शंस है जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अब बेसिकली जब हम लोग किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन क्या होता है? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब हमेशा प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचते हैं। आज कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सेकेंड चीज, अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा दूसरा इंटेंशन क्या होता है? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर की नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। कुछ लोग गुड्स में डील करते हैं तो कुछ लोग सर्विसेज में डील करते हैं। जब हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं तो जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूं वो क्या है? सर्विसेज है। वो कॉमर्स की एक्टिविटीज है अलग अलग। तो बेसिकली हम लोग कोई भी चीज में डील करें, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, इंटेंशन क्या होता है? या तो प्रॉफिट अर्न करेंगे या फिर कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। मोस्टली दोनों ही रहेगा। अब जब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आप लोगों का बिजनेस है, अब आप लोगों के बिजनेस में कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं? क्या फंक्शंस परफॉर्म करोगे आप लोग? जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है परचेजिंग एंड स्टोरिंग। गुड्स को, रॉ मटेरियल को, ये सबको क्या करते हैं? परचेज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मार्केटिंग एंड सेल्स, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्ट सेल करने का इंटेंशन है हमारा। हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये सब चीजें। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, कितना फंड चाहिए, फंड कहां से लेके आएंगे, किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, वो सब चीजें। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब स्टाफ से डील कर रहे हैं हम लोग। हमारे वहां पे जो भी एम्प्लॉयज है उनसे डील कर रहे हैं। एंड एक हम लोग पढ़ेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल वर्क, मतलब कंप्लायंस का पार्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पार्ट है, चीजों को मैनेज कैसे करना है। तो ये अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जो हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। इतने डिपार्टमेंट्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी एक एक करके देखते हैं डिटेल में। जिसमें सबसे फर्स्ट हमें जो दिया है वो दिया है परचेजिंग एंड स्टोर्स, मतलब परचेज डिपार्टमेंट की बात की है। जब हम लोग परचेज डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर तरह का मटेरियल परचेज कर रहा है। एवरी टाइप ऑफ मटेरियल, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इक्विपमेंट्स और स्टोर्स, कोई भी चीज हो, हर तरह की चीज को ये लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम चीजों को परचेज करते हैं क्योंकि हम लोग हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। जितना अच्छे से परचेज करेंगे उतनी ही हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर साइंटिफिक परचेज है, सोच समझ के परचेज किया ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब तक हम लोग कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे या कुछ सेल नहीं हो रहा, तब तक इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं कि भाई फ्यूचर में सेल होगा, फ्यूचर में यूज होगा, तब तक के लिए क्या करेंगे? इसको स्टोर करके रखेंगे। अभी हम लोग जो डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है? परचेजिंग एंड स्टोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अब परचेजिंग और स्टोर्स डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस देखते हैं कि ये लोग क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट हमें बोला है प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर परचेज। सबसे पहले तो अगर मैं रॉ मटेरियल्स और सब कुछ परचेज करना चाहता हूं ना कहीं से, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है जो कंपलसरी बेसिस पे मैं क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। प्रोसीजर बनाएंगे और उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, कलेक्टिंग द परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट से परचेज रिक्वेशन लेंगे कि भाई आपके डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट, आपको क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। हर डिपार्टमेंट को पूछेंगे आपको जिन भी चीजों की जरूरत है वो सब आप हमको लिस्ट दे दो। परचेज करने का काम किसका है? परचेज डिपार्टमेंट का है। बेसिकली परचेज रिक्विजिशन ले लेंगे हर डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट वन इज लोकेटिंग द सप्लायर एंड देन सिलेक्टिंग द सुटेबल वेंडर्स। सबसे पहले चलो परचेज करना है तो हमने अलग अलग सप्लायर्स के बारे में तो सोच लिया है, बट अब ये जितने भी सप्लायर्स है उसमें से सबसे बेस्ट सप्लायर, जो बेस्ट वेंडर है, सेलर, उसको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। मार्केट में सेल करने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हर किसी से परचेज करोगे? नहीं।
जो बेस्ट होगा उसी से। नेक्स्ट फंक्शन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फॉर प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। मतलब जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, तो हम लोग ध्यान देंगे कि कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है, कौन सी क्वालिटी के गुड्स परचेस करना है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, परचेजिंग ऑफ मटेरियल एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्राइस। मतलब हम लोग जो मटेरियल परचेस कर रहे हैं ना, वो सही टाइम पे परचेस करेंगे, जब जरूरत है तभी, और सही प्राइस पे। क्योंकि अगर ज्यादा प्राइस हुआ ना, तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो प्राइस हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, रिसीविंग एंड चेकिंग द इनवॉइस फॉर सप्लायर्स। मतलब हमने अगर कुछ परचेस किया है तो ठीक है, बट जो परचेस किया है उसका इनवॉइस मिलता है, मतलब बिल है एक तरीके से। तो बिल, वो इनवॉइस को हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, सब कुछ परफेक्ट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट वन, मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग द परचेस्ड मटेरियल। मटेरियल परचेस तो कर लिया है, लेकिन मटेरियल को साथ में क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर करने के लिए भी पहले से अरेंजमेंट कर लेंगे। पता चला सिर्फ परचेस करते जा रहे, स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। सो अरेंजमेंट करनी है उस चीज के लिए भी। नेक्स्ट वन, इशूइंग द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन। हमने लिस्ट ली थी हर डिपार्टमेंट से कि आपको क्या चाहिए। अब हम लोग परचेस करके ले आए हैं सब कुछ, तो अब जिस डिपार्टमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चीजें डिस्पैच करेंगे, डिपार्टमेंट वालों को दे देंगे रिस्पेक्टिवली। एंड लास्ट वन, कैरिंग आउट द फिजिकल स्टॉक टेकिंग एट रेगुलर इंटरवल। मतलब रेगुलर इंटरवल पे देखेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, क्या है। हर थोड़े टाइम में ये चीज होनी ही चाहिए। सो ये बेसिक फंक्शंस है किसके, परचेज एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट के, जो वो लोग क्या करेंगे, कंपलसरी बेसिस पे फॉलो करेंगे। सो याद रखेंगे, सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीट हुआ है, परचेज एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब हम लोग रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, टेक्निक को अप्लाई करते हैं, बट अच्छा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। ये किसका काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हम लोग देखेंगे, जब हम लोग अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाते हैं ना, गुड्स अच्छे होंगे ना, तो उसकी मार्केटिंग इजी हो जाती है, प्रोडक्ट को सेल करना इजी हो जाता है। तो देखते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फर्स्ट वन, परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब समझो, मुझे अगर गुड्स को प्रोड्यूस करना है ना, तो पहले तो गुड्स प्रोड्यूस कैसे करेंगे, कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। कस्टमर को जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा ही प्रोडक्ट मैं क्या करने वाला हूं, प्रोड्यूस करने वाला हूं। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। गुड्स प्रोड्यूस करना है ठीक है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो वॉल्यूम है, वो जो क्वांटिटी है, वो भी हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, कुछ और फंक्शंस, एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस इनपुट्स। मतलब रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स और जो भी चाहिए, वो कितना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो पहले बताना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एंड डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाला हूं मैं, उसकी डिजाइन क्या होगी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन के बेस पे ही प्रोडक्ट सेल होता है मार्केट में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयरिंग द अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन सिस्टम। एक अच्छा प्रोडक्शन सिस्टम बनाना है कि किस तरह से हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। प्रोडक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे होना ही चाहिए। उसके बाद रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। मतलब एकदम रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग प्लान करने वाले, प्रोडक्शन को पहले प्लान करना पड़ता है। चलो मैंने प्लान कर लिया कि मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, बट फिर उसके ऊपर एक कंट्रोल भी होना चाहिए कि भाई मैंने जैसा सोचा था सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा ही रखेगा। नेक्स्ट वन, रेगुलेट द आउटपुट, क्वालिटी एंड कॉस्ट। तीनों चीज का ध्यान रखेंगे, प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, कॉस्ट क्या है, वो सब चीज। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंफीरियर क्वालिटी हुई, लोअर क्वालिटी, तो सेल नहीं होगा प्रोडक्ट।
कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कम होगी ना तो प्राइस कम होगा, मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगा। कॉस्ट अगर ज्यादा हो गई तो क्या लोअर प्राइस पे सेल कर पाएंगे प्रोडक्ट को? नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, मतलब वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो उस चीज का ध्यान रखना है, हम लोग वेस्टेज को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज चेकिंग द डिविएशंस इन द प्रोडक्शन शेड्यूल। डिविएशन मतलब डिफरेंस। मैंने सोचा था मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, बट मैंने प्रोड्यूस कितने किए? 800 यूनिट्स। डिविएशन कितने का है? 200 का। टाइम टू टाइम ये डिविएशन चेक करेंगे कि यार डिविएशन कहीं बहुत बड़ा तो नहीं है। 1000 सोचा है और 990 प्रोड्यूस किया तो डिविएशन 10 यूनिट का, बहुत छोटा डिविएशन है, चलेगा। लेकिन 1000 यूनिट्स हमने प्लान किया था और 1000 की जगह सिर्फ 800 ही प्रोड्यूस कर पाए, मतलब डिविएशन बड़ा है, कहीं ना कहीं 20% का डिविएशन है। सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग टाइम टू टाइम उस डिविएशन को चेक करें, एनालाइज करें। एंड लास्ट पॉइंट, अरेंजिंग फॉर द रिसर्च ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। रिसर्च के लिए कि भाई टाइम टू टाइम हम लोग रिसर्च करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट लेके आएंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए। जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे ना उतनी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होते जाएगी, इंप्रूव होते जाएगी। तो ये सब फंक्शंस है, किसके फंक्शंस है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। पहले हमने क्या देखा? परचेज एंड स्टोर्स, फिर हमने क्या देखा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग क्या है? तो एडवर्टाइजिंग। डिफरेंस है दोनों में, मार्केटिंग अलग है, एडवर्टाइजिंग अलग है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में, प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है? मार्केटिंग है। बाइंग है, असेंबलिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, ये सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है। कैसे भी करके प्रोडक्ट को सेल करना है। उसके साथ साथ सेल्स की जब बात करते हैं ना, तो सेल्स तो क्या है? इट इज अ हार्ट ऑफ बिजनेस। तो जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा क्या हमारे बिजनेस को इनकम मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली। तो ये किसकी बात है? मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोडक्ट बेचना है अभी, तो देखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस है। फर्स्ट वन इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर। मतलब जो कस्टमर्स है ना, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनकी नीड्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है। हमको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा ना तो सेल कर पाऊंगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स नीड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग। सेकेंड इज मेक एफर्ट्स टू प्रमोट द गुड्स। ऑब्वियस बात है, गुड्स को प्रमोट करना पड़ेगा, कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके हमारे प्रोडक्ट की क्या क्रिएट होगी? डिमांड क्रिएट होगी, तो ही लोग उसको परचेस करेंगे। कस्टमर्स को अगर बताऊंगा ही नहीं तो क्या कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। सो प्रोडक्ट को प्रमोट करो ताकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो? इंक्रीज हो। नेक्स्ट वन, फ्रेम द पॉलिसीज रिलेटिंग टू प्राइजेस, डिस्काउंट्स एंड क्रेडिट टर्म्स। अब पॉलिसी भी बनानी है ना प्राइस से रिलेटेड, कि किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कितना डिस्काउंट ऑफर करेंगे कस्टमर्स को, और क्रेडिट टर्म्स है या फिर नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है, तो उसके बारे में। नेक्स्ट वन, ensuring the proper pricing policy so that the firm earns reasonable profit। प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि फर्म को भी बेनिफिट मिले, फर्म को भी क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, स्टडिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटर्स कितने पावरफुल है, क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्वालिटी, प्राइस, ये सब कुछ। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे हम लोग, क्या चैनल फॉलो करेंगे? मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। तो क्या होलसेलर रिटेलर होंगे, नहीं होंगे, डायरेक्टली आपको ऑर्डर करना है ऑनलाइन वेबसाइट से, ये सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है हमें। एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, क्या ऐसा और कोई मार्केट है जहां पे ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है और मैं सेल कर सकता हूं? तो न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करो, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एंड लास्ट,
मेकिंग अरेंजमेंट फॉर आफ्टर सेल्स सर्विस टू द कस्टमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करो। डेफिनेटली कस्टमर्स आपके बिजनेस में आएंगे ही आएंगे। तो ये जो फंक्शंस है, ये किसके फंक्शंस है? मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के, जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट तक। परचेज एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट देखा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट है देखते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस। आज के टाइम में फाइनेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मनी के बिना, पैसे के बिना बिजनेस चल सकता है? कभी भी नहीं। सबसे पहले हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि कितना पैसा चाहिए मेरे बिजनेस को, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना चाहिए। पैसा तो चलो एस्टिमेट कर लिया, इतने रुपए चाहिए, लेकिन वो रुपए आएंगे कहां से? कौन से सोर्सेस से लेके आएंगे? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बोरो करेंगे, बैंक से बोरो करेंगे, शेयर्स के थ्रू लेके आएंगे, ये सब चीजें। फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सब कुछ किसका पार्ट है? फाइनेंस और अकाउंट्स का पार्ट है, जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के कुछ फंक्शंस देखते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दिया है एस्टिमेटिंग द नीड्स फॉर फंड। सबसे पहले तो ये पता करना है कि कितना पैसा चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए कितने पैसे चाहिए, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उन सब के लिए। वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं ना, रेंट है, सैलरी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, इन सब के लिए कितना पैसा चाहिए। सो सबसे पहले हम लोग फंड एस्टिमेट करते हैं, इतना फंड चाहिएगा। नेक्स्ट, डिजाइनिंग ए प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कौन से सोर्सेज से पैसा लेके आने वाले हो, बैंक से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, ये सब चीजें। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रेजिंग फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एज पर द नीड्स। अब पैसा लेके आने की बात है, पहले एस्टिमेट किया था तो अब लेके आ रहे हैं। जहां से भी बोरो करना था, जहां से भी पैसा लेके आना था, वहां से पैसा लेके आ गए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। पैसा आ गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको कैसे भी उड़ा सकते हैं, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बोला है जुडिशियस यूज, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सेम चीज प्रॉपर तरीके से, जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे ही क्या करेंगे, फंड को यूज करेंगे। नेक्स्ट, एंश्योरिंग प्रॉपर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। जिन लोगों ने हमको पैसा दिया है ना, तो उनको प्रॉपर रिटर्न भी मिलना चाहिए। अगर बैंक से लोन ली है तो क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर से फॉर एग्जांपल बैंक से लोन की जगह इक्विटी शेयर से पैसे लेके आया हूं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे। नेक्स्ट, इंश्योर फंड्स फॉर फर्दर एक्सपांशन एंड ग्रोथ। मतलब एक्सपांशन और ग्रोथ के बारे में, अगर मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, फंड होना चाहिए। पहले से प्लान करके रखेंगे कि किस तरीके से एक्सपांड करेंगे हम लोग हमारा बिजनेस। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अदर डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, किस तरीके से, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन सबको कोऑर्डिनेट करना है कि भाई सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे हम लोग। फ्रेमिंग एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड। जो सरप्लस फंड है, एक्स्ट्रा पैसे हैं ना जो, उसके लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी फ्रेम करेंगे हम लोग। एंड लास्ट, डिवाइजिंग वेज टू अवॉइड वेस्टेज। मतलब ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि हम लोग अलग अलग तरीके लेके आएंगे जिसके थ्रू वेस्टेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फंड है, अच्छी बात है, लेकिन उस फंड का वेस्टेज नहीं करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है जो हमने पहले देखा था। सो ये हमारा कौन सा डिपार्टमेंट था, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए, हमने हमारे 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट देखे हैं। चलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे शिफ्ट होते हैं, विच इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही क्या होता है, स्टाफ। किससे डील कर रहे हैं, पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है इसका, एम्प्लॉइज। मतलब हम लोग यहां पर हमारे एम्प्लॉइज से डील करने वाले हैं। किस तरह से रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, रेम्यूनरेटिंग, ये सब चीज पे ध्यान देंगे हम लोग। सो एक एक चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे। कौन से फंक्शंस है, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज तो ये पता करो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, कितने। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, रिक्रूटिंग द सुटेबल पर्संस।
रिक्रूटिंग, रिक्रूटमेंट, अभी हमने पहले भी देखा वर्ड। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों को इनवाइट करना, पूलिंग ऑफ कैंडिडेट्स, कि भाई हमारे वहां पे वैकेंसी है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बहुत बार आता है ना, एडवर्टीजमेंट आती है न्यूज़पेपर में, रिक्वायर्ड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिक्वायर्ड अ कंपनी सेक्रेटरी। ये क्या है? ये रिक्रूटमेंट है। वो बता रहे हैं लोगों को कि भाई हमारे वहां पे वैकेंसी है, आप हमारे वहां पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं सूटेबल लोगों का। नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। मतलब मेरे वहां पे 100 लोगों ने अप्लाई किया, बट क्या 100 के 100 लोगों को सिलेक्ट करूंगा? नहीं, जो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा उसी को क्या करने वाला हूं, मैं सिलेक्ट करने वाला हूं। और एक बार मैंने सिलेक्ट किया ना, तो उसके बाद मैं प्लेसमेंट के बारे में सोचता हूं। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो आदमी जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दूंगा। मुझे अगर अकाउंटिंग का काम आता है तो जॉब भी कौन सी मिलेगी? अकाउंटिंग की जॉब मिलेगी। ये क्या है? प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अरेंज ओरिएंटेशन ऑफ सिलेक्टेड पर्सन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय को फेमिलराइज करवाना। अगर आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी नए एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया ना, तो मैं उसको सबसे मिलवाता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नर्वसनेस है ना, उसको कम करना चाहते हैं हम लोग। अगर नर्वसनेस कम हो गई तो डेफिनेटली उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज ट्रेनिंग ऑफ पर्संस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। मेन चीज क्या है? ट्रेनिंग। हमारे वहां पे किसी ने ज्वाइन किया तो डे 1 से उसको सब काम आता होगा? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन, डिटरमाइनिंग द सूटेबल एंड फेयर रेम्यूनरेशन। मतलब पेमेंट की बात की है कि जिस इंसान ने जितना काम किया है अकॉर्डिंगली उसको उतना पेमेंट भी मिलना चाहिए, मतलब रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए। क्रिएटिंग द कम्युनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में सच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ensure industrial discipline and setting up of grievance redressal mechanism। ग्रीवियंस रिड्रेसल मतलब एज सच कोई भी अगर एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो रिपोर्ट कर सकता है टॉप मैनेजमेंट को। और एम्प्लॉयज की जो भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे टाइम टू टाइम। तो ही हमारे एम्प्लॉयज क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, क्रिएट एन एनवायरमेंट विच मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब हम लोग टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। जितना ज्यादा एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे उनकी एफिशिएंसी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। सो ये जो हमारे फंक्शंस है, ये किसके फंक्शंस है? ह्यूमन रिसोर्स यानी पर्सनल और ट्रेनिंग से रिलेटेड फंक्शंस है। आई होप पहले यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स देखे हमने और उसके फंक्शंस देखे। चलो, सो अब लास्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी देख लेते हैं। दैट इज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट की बात की है। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तो किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज समझो डिसीजन लेना अलग बात है, लेकिन उस चीज को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम क्या होता है? नॉर्मली वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोग ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, वो सब चीजें बता रहे हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है? उस चीज को इंप्लीमेंट करना। तो बेसिकली टॉप लेवल ने, टॉप मैनेजमेंट में जो भी चीजें डिसाइड की गई है उन सभी चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं? इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जब मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना अगर, तो वो होती है कोऑर्डिनेटिंग। मतलब कोऑर्डिनेट करना होगा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अगर ये लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है अच्छे से? कभी भी नॉट पॉसिबल। जब हम लोग कोऑर्डिनेट करने की बात करते हैं ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, प्लस आउटसाइड एजेंसीज के साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मतलब अगर मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो मैं गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं, सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं, कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करता हूं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जितने भी आउटसाइडर्स है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब इंटरेस्ट होल्डर्स, उनके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
सो याद रखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं हम लोग इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग द सेम टू द मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टॉप मैनेजमेंट तक क्या कर रहा हूं, मैं उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा हूं। सो वो चीज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताई गई है हमें। अब एक बार ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसके कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। सबसे फर्स्ट बोला है एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सो याद रखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। अब समझो अगर ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पर्सन। कौन सा इंसान क्या काम करने वाला है, कौन अकाउंटिंग का काम करेगा, कौन मार्केटिंग का काम करेगा और कौन सेल्स का काम करेगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ऑथोरिटी फिक्स कर देने वाले हैं कि भाई कौन सा इंसान क्या काम करेगा। एक बार हमने ऑथोरिटी फिक्स कर दी, चलो परफॉर्मेंस के लिए डिसाइड कर लिया है कि आप ये काम करने वाले हो। लेकिन है ना, इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है ना, तो वो होता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर्स को आगे पास ऑन करना। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मतलब पावर्स को आगे डेलीगेट कर रहे हैं, पास ऑन कर रहे हैं। जब मैं किसी को पावर देता हूं ना, तो सोच समझ के देता हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन के साथ साथ एक और चीज अगर इंपॉर्टेंट होती है ना, तो वो क्या होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वन, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम लोग क्या करने वाले हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने वाले हैं। देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, मतलब अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई कमी रह गई है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि करेक्टिव स्टेप्स ले, ताकि वो जो डेफिशिएंसी है, वो जो कमी है ना, उसको हम लोग क्या कर सकें, पूरा खत्म कर सके पूरी तरीके से। जो गैप है उसको हम क्या कर सकेंगे, फुलफिल कर सकेंगे। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कुछ फंक्शंस है, और भी फंक्शंस देखेंगे आगे। सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। जब मैं किसी को सुपरवाइज करता हूं तो ऑब्वियस बात है, अगर किसी इंसान ने ठीक से काम नहीं किया है, किसी डिपार्टमेंट ने ठीक से काम नहीं किया है, तो मैं उसके खिलाफ क्या करूंगा, करेक्टिव मेजर्स लूंगा। क्यों, क्योंकि भाई मैंने जैसा परफॉर्मेंस बोला था वैसा आपका परफॉर्मेंस नहीं है, तो डेफिनेटली मैं करेक्टिव मेजर्स लूंगा, ताकि जो स्टैंडर्ड्स हमने सोचे थे, जो टारगेट हमने सोचा था, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। कुछ और भी छोटे छोटे फंक्शंस है, जैसे कि कैरिंग आउट द जनरल ऑफिस फंक्शंस। जो जनरल ऑफिस वर्क होता है ना, जैसे कि इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, ये सब चीजें, ये सब भी कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कर रहा है, ऑफिस वर्क है ये। नेक्स्ट, परफॉर्म वेरियस अकाउंटिंग एक्टिविटीज। अकाउंटिंग एक्टिविटीज है ना, जैसे कि ट्रांजेक्शन्स है और वो सब है, तो ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना, ये भी कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ध्यान रख रहा है कि ये सब चीजें हो रही है या फिर नहीं हो रही। एंड लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड द एक्सपर्ट लीगल एडवाइस टू द मैनेजमेंट। मतलब अगर कहीं पे भी लीगल एडवाइस की जरूरत है मैनेजमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को, तो हम लोग साथ साथ में क्या कर रहे हैं, लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस है जो कौन परफॉर्म कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। सो याद रखेंगे ये फंक्शंस किसके थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के। अब उसी तरीके से कुछ फंक्शंस हम लोग देखेंगे लीगल डिपार्टमेंट के लिए और कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए। मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि ये डिपार्टमेंट किस चीज पे फोकस कर रहा है, लॉ के ऊपर फोकस कर रहा है, लीगल डिपार्टमेंट। कंप्लायंस डिपार्टमेंट मतलब आपने रूल्स को कंप्लाई किया है या फिर नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रिपेयर्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, लीगल डिपार्टमेंट बनाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी शुरू करनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे,
तो क्या ऐसे ही कंपनी शुरू हो जाएगी? नहीं, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? एमओए का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये सब है ना डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एज सच यहाँ पे मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये अभी हमारे लिए काम का नहीं है। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन प्रिपेयर करेगा? लीगल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट वन, इट प्रिपेयर्स वेरियस रजिस्ट्रेशन डीड्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स। डीड्स मतलब एग्रीमेंट्स। अगर हम लोग आउटसाइडर्स के साथ या किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट में एंटर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, तो ये एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बनाएगा? लीगल डिपार्टमेंट बनाएगा। मैंने किसी एम्प्लॉय को जॉब पे रखा है, मैंने बॉन्ड साइन करवाया है 1 साल का, बट वो बॉन्ड बनाने का काम किसका है? लीगल डिपार्टमेंट का है। तो ऑब्वियस बात है एग्रीमेंट्स भी कौन बना रहा है? लीगल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिपेयर्स डॉक्यूमेंटेशन इन कनेक्शन विथ लेबर लॉस, कंपनी लॉ, एक्साइज, टैक्सेशन एंड इनकम टैक्स इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन। इंडिया में ना बहुत सारे अलग अलग लॉ है, लेबर लॉ है, कंपनी लॉ है, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, बहुत सारे अलग अलग लॉ है। अगर मैंने किसी भी लॉ को फॉलो नहीं किया ना तो मेरे खिलाफ केस फाइल हो सकता है, लिटिगेशन, केस फाइल कर दिया किसी ने मेरे खिलाफ, गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट हो गई। इससे अच्छा लीगल डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि भाई आप ध्यान रखो, हर डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि कोई भी हमारे खिलाफ केस फाइल ना कर सके। नेक्स्ट, there may be certain court cases against the business and legal department has to defend them। चलो इन केस किसी ने मेरे खिलाफ केस फाइल कर दिया तो क्या उसको डिफेंड करना होगा? कंपनी को बचाना भी तो है ना, डिफेंड करेंगे। कौन डिफेंड करेगा? लीगल डिपार्टमेंट। उसको अपॉइंट ही इसलिए किया है कि अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? तो लीगल डिपार्टमेंट उस प्रॉब्लम को क्या करने वाला है? सॉल्व करने वाला है। आई होप पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए। नाम में ही लिखा है लीगल डिपार्टमेंट, मतलब हम लोग जो फोकस कर रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, उन सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो एडवाइजेस द मैनेजमेंट ऑफ द इंप्लीकेशंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेशंस। अगर गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लेके आए हैं, कोई नया लेजिस्लेशन आया है, एक एग्जांपल देता हूं, अचानक से जीएसटी का आ गया, 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अब जीएसटी अप्लाई होने वाला है, तो जो लीगल डिपार्टमेंट है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बताने वाला है कि ये जो लेजिस्लेशन आया है, जो नया लॉ आया है जीएसटी का, उसके क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, उसकी वजह से किस तरह से हमारे बिजनेस के ऊपर क्या आने वाला है? इंपैक्ट आने वाला है। सो याद रखेंगे, अगर कोई नया लेजिस्लेशन है तो उसके इंपैक्ट के बारे में भी लीगल डिपार्टमेंट हमको एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट, it takes care of all the legal matters concerning every department in the enterprise and thus relieving them of their botherations। किसी भी डिपार्टमेंट को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का लीगल वर्क तो कौन कर रहा है? लीगल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे? सिर्फ उनके काम पे फोकस करेंगे। मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हूं ना, तो मैं सिर्फ अकाउंट संभालूंगा, लीगल काम की चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो कौन करने वाला है? लीगल डिपार्टमेंट। अगर मैं मार्केटिंग में हूं तो मैं सिर्फ मार्केटिंग करूंगा, लीगल डिपार्टमेंट की चिंता मत करो, वो लोग बैठे हैं, वो लोग पूरा लीगल पार्ट क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। सो याद रखेंगे, ये हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये किसके फंक्शन से? लीगल डिपार्टमेंट के फंक्शन से। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट। सो इसके साथ हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो कंप्लीट हुए। अब हमारे कुछ एक दो छोटे छोटे से टॉपिक्स है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग, जिसमें सबसे फर्स्ट दिया है क्रॉस लिंकेज अमंग डिफरेंट फंक्शंस। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग फंक्शंस है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, कंपनी में सबसे मेन कौन है? सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसने अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करके रखे हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग, रिसर्च, ऑपरेशंस, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन क्या ये डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं? इनको दूसरे डिपार्टमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? इम्पॉसिबल है। हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस से रिलेटेड। सो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से रिलेटेड।
चलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं बहुत एक्सटेंसिवली एग्रेसिव मार्केटिंग करने वाला हूं, लेकिन मार्केटिंग के लिए मुझे फंड्स चाहिए, और वो फंड्स कहां से आएंगे? तो ऑब्वियस बात है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास से। जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे फंड ही नहीं देगा, मैं काम कैसे करूंगा? सो हमको ध्यान रखना है कि फंड होना चाहिए हमारे पास। मैंने इस बार सोचा है कि मैं बहुत अच्छा सेल करने वाला हूं प्रोडक्ट को, बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे देखना होगा कि मेरी कंपनी में ऑपरेशंस ठीक से चल रहे हैं या नहीं, प्रोडक्शन जैसा मैंने सोचा था वैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड है। प्रोडक्ट कब अच्छा बनेगा, उसकी क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब हम लोग टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। सो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज कब अच्छे से काम करेंगे? जब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है, अच्छे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करता है। सो हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं हर फंक्शन, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या है, इंटर रिलेटेड है। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्रॉस लिंकेज बोला जाता है, बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। सो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, एक्चुअल में देखा जाए तो चैप्टर की समरी है कहीं ना कहीं ये। और अब हम लोग चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MIS। क्या है ये? मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये MIS के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? तो 3 कंपोनेंट्स आते हैं, याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज क्वालिटी, सेकेंड वन इज एनवायरमेंट, एंड थर्ड वन इज सेफ्टी मैनेजमेंट। 3 चीज, क्वालिटी, एनवायरमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये सिस्टम को क्यों बनाया है? ताकि हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ा सकें, इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए, और कॉस्ट क्या होनी चाहिए? हमेशा कम होनी चाहिए। ये हमारे इंटेंशन होता है मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम का। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट रिडक्शन, खर्चा कम होना चाहिए, तो ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा, वरना प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयज की नीड्स हो या फिर कोई रिस्क हो, कोई हैजार्ड्स हो, कोई भी चीज हो, हर चीज के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और अगर ऐसा किया तो डेफिनेटली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा हमें, जिसमें सबसे फर्स्ट बोला है, इट्स स्कोप विल कवर द टोटलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। टोटलिटी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हेल्थ सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स, हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सिस्टम में नहीं है। हमने जो भी काम किया है वो हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं, और MIS के अंदर वो काम स्टोर हो जाता है। तो MIS बेसिकली क्या कर रहा है, टोटलिटी, हर चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है, हर चीज उसके अंदर क्या हो रही है, कवर हो रही है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट्स विल बी कंडक्टेड फॉर द होल बिजनेस। इंटरनल ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेक करना किसी चीज को। मैं बोल रहा हूं इंटरनल ऑडिट, मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सभी एक्टिविटीज को हम प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। मैनेजमेंट के जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। एंड इट इज फॉर्मली डिफाइंड इन ए हार्मोनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट स्टाइल अप्रोप्रिएट फॉर इट्स पर्पस। इस तरह से बनाया गया है ना कि सब कुछ हार्मनी में रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी दो डिपार्टमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए कभी भी। हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको पहले से ही इस तरह से फ्रेम किया गया है MIS सिस्टम को। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन is minimized while ensuring the effectiveness and efficiency of MIS। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस सिस्टम को ऐसे बनाया है, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, इफेक्टिवनेस बढ़नी चाहिए, और याद रखेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन है और वो सब है ना, वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए। डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डुप्लीकेशन होता है ना तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमने तो सिस्टम इसलिए बनाया है कि एफिशिएंसी बढ़े। और एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब डुप्लीकेशन नहीं होगा, बहुत एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो ही हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा MIS सिस्टम है हमारे वहां पे। नेक्स्ट, इट इज स्ट्रक्चर्ड टू कंट्रोल एंड गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है ना,
तो उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करते हैं, चीजों को गाइड करेंगे हम लोग। और ये गाइडेंस कंट्रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है? MIS प्रोवाइड कर रहा है। सो MIS बेसिकली चीजों को गाइड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में हो सके उतना ज्यादा क्या आना चाहिए? ग्रोथ आना चाहिए। इट एड्रेसेस ऑल द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट्स। स्टेक होल्डर, स्टेक का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। तो स्टेक होल्डर मतलब इंटरेस्ट होल्डर। जितने भी लोगों को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है ना, उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है। एम्प्लॉयज को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं उनको सैलरी पे करता हूं। कस्टमर को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं उसे प्रोडक्ट बेच रहा हूं। गवर्नमेंट को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं उसको टैक्स पे करता हूं। ये सब लोग कौन है? स्टेक होल्डर है। तो MIS ध्यान रखता है कि भाई स्टेक होल्डर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? फुलफिल करने वाले हैं। नेक्स्ट, an integrated approach to planning with good use of business wide risk management approach। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं ना, तो डेफिनेटली हमारा जो रिस्क है ना, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो रिस्क को कहीं ना कहीं हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं विथ बेटर प्लानिंग। जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे उतना ही रिस्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, यूनिफाइड मैनेजमेंट सपोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहीं ना कहीं यूनिटी है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें ना, तो प्रॉपर तरीके से हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। MIS की वजह से मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और अगर सपोर्ट मिलेगा तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी आसानी से क्या कर सकता हूं? अचीव कर सकता हूं। सो याद रखेंगे, यहां पे हमारा MIS का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये MIS के फीचर्स है जो हमने देखे हैं, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप सबको पहले ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स देखे हैं, उसके बाद क्रॉस लिंकेज का एक टॉपिक देखा, और लास्ट में MIS का एक टॉपिक देखा है, और इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग हम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपका जो भी डाउट है वो 100% सॉल्व कर दूंगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।